हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एंड दिस चैप्टर इज़ अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन। ही वॉज रियली अ जीनियस पर्सन। वो बहुत मतलब हम बोले तो आइंस्टाइन और जीनियस दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम है, पर्यायवाची हैं। सो आइंस्टाइन ही वॉज अ ग्रेट पर्सन। ही वॉज अ जर्मन सिविल सर्वेंट एंड हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1789 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। तो अगर हम बात करें एल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो उनका जन्म कब होता है, इंपॉर्टेंट डेट है कि उनका जन्म कब होता है 14 मार्च 1879। 1879 14 मार्च 1879 को उनका जन्म होता है एक जर्मन सिटी उल्म में, यानी वो कहाँ के थे, जर्मनी के थे। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। उस समय कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं थी कि वो आगे चल के इतने ग्रेट पर्सनैलिटी के रूप में वो उभरेंगे। ऑन द कॉन्ट्रोडक्टरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रैग। इसके कॉन्ट्राडिक्टरी, इसके कॉन्ट्रैक्शन में उनकी माँ जो थी वो एल्बर्ट को क्या समझती थी, फ्रैग समझती थी, पागल समझती थी, ना समझती थी। टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज। उनकी मदर को एल्बर्ट का सर काफ़ी बड़ा लगता था कि नॉर्मल बच्चों से एल्बर्ट का सर काफ़ी बड़ा है। एट द एज ऑफ 2.5, जब एल्बर्ट 2.5 साल के थे, 2.5 एज के थे, तो आइंस्टाइन जो थे वो बात नहीं करते थे। मतलब जो बच्चा है वो नॉर्मल 1 से 1.5 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देता है, बट आइंस्टाइन उस समय बातें मतलब बोलना नहीं सीखे थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। तो जब वो आखिरकार जब वो बोलना सीख जाता तो वो हर चीज़ को 2 बार बोला करते थे। आइंस्टाइन डिडंट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन को ये भी नहीं पता था कि वो बाकी बच्चों के साथ क्या करे, उनके साथ कैसे खेले, कैसे रहे। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। उनके जो प्लेमेट्स थी वो उन्हें क्या बुलाते थे, brother boring. So the youngest played by himself मच ऑफ द टाइम। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जब यंग थे तो वो खुद के साथ ही खेला करते थे, मतलब खुद के साथ ही वो टाइम स्पेंड किया करते थे। ही स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज़। उनको खास ही प्यार था मैकेनिकल टॉयज से, यानी उन्हें मैकेनिकल टॉयज़ पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज़ सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। तो जब उनकी न्यू बॉर्न सिस्टर होती है जिसका नाम माजा था, तो वो कहता है कि ठीक है लेकिन इसके पहिए का है। तो इतना प्यार था उन्हें मैकेनिकल टॉयज से। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर। एक बार आइंस्टाइन के हेडमास्टर उनसे उनके फादर से कहते हैं कि व्हाट आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन इट डजेंट मैटर, है ना, कि आइंस्टाइन जो भी एज अ प्रोफेशन चूज करे ये चीज़ मैटर नहीं करेगी। मैन डजेंट मतलब वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। क्योंकि चाहे वो कोई भी प्रोफेशन चूज कर ले वो किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं पा पाएंगे। ऐसा उनके हेडमास्टर उनके फादर से बोलते हैं। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू। तो आइंस्टाइन क्या है, आइंस्टाइन वायलिन बजाना उन्होंने शुरू कर दिया था एट द एज ऑफ 6, यानी 6 साल की उम्र से उन्होंने वायलिन बजाना शुरू कर दिया था क्योंकि उनकी माँ चाहती थी। हम भी कई बार होता है कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं तो हम करते हैं, है ना। ऐसे आइंस्टाइन की मदर चाहती थी, उन्होंने एट द एज ऑफ 6 वायलिन बजाना शुरू कर दिया था। बाद में ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। वो अपने लाइफ टाइम वो वायलिन प्ले करते हैं, एक बहुत ही गिफ्टेड वायलिनिस्ट बनते हैं, यानी बहुत ही अच्छा वायलिन प्ले करते हैं। और उन्होंने कभी एज अ प्रोफेशन इस चीज़ को चूज़ नहीं किया, हाँ हमेशा अपने शौक़ के लिए, अपनी हॉबी के रूप से उन्होंने वायलिन की जो ये हॉबी थी उसे कंटिन्यू रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। वो इतने बुरे स्टूडेंट नहीं थे अपने स्कूल टाइम में। ही वॉजंट अ बैड स्टूडेंट। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। तो वो हाई स्कूल के लिए कहाँ जाते हैं, वो हाई स्कूल म्यूनिक में जाते हैं। When Einstein family had moved when he was 15 year old। तो कहाँ, जब आइंस्टाइन की फैमिली वहाँ पे मूव कब करती है, वहाँ जाती कब है, जब आइंस्टाइन केवल 15 मंथ ओल्ड थे, केवल 15 महीने के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। तो आइंस्टाइन ही वॉज नॉट अ बैड गाय, नॉट अ बैड स्टूडेंट इन स्टडीज़। ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में उनके अच्छे मार्क्स आ जाते थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। लेकिन आइंस्टाइन को जो स्कूल का डिसिप्लिन था, जो स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन थे, वो आइंस्टाइन को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। जो एक्सट्रीम रूल्स रेगुलेशन से आइंस्टाइन हेटेड दैट ऑल थिंग एंड ऑफन क्लैश विद हिज टीचर। और इसी बात में उनकी कई बार उनके टीचर्स के साथ लड़ाइयाँ भी हो जाती थी कि हमें इतना डिसिप्लिन, इतनी स्ट्रिक्टनेस के साथ क्यों बांध के रखा जाता है। मतलब उनको अपना स्कूल का रेजिमेंटेशन और डिसिप्लिन नहीं पसंद था।
जब वो 15 साल के होते हैं तो आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन इतना स्टिफल, इतना सफोस्टिकेटेड महसूस करते हैं उस स्कूल में, म्यूनिक के स्कूल में, हाई स्कूल में, कि वो उस स्कूल को छोड़ देता है फॉर अ गुड, मीन्स फॉर एवर, हमेशा के लिए। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। पिछले ही साल जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स थे वो कहाँ मूव कर रहे थे? मिलान। पहले कहाँ की बात करी थी? म्यूनिक हाई स्कूल में। जब वो 15 मंथ का था तब वो लोग वहाँ शिफ्ट हुए थे, और अब जब वो 15 साल का हो गया, उससे पहले के ईयर में बोला है कि एल्बर्ट के पेरेंट्स कहाँ चले गए थे? मिलान चले गए थे, म्यूनिक से मिलान। और उन्होंने अपने बच्चे को कहाँ छोड़ दिया था? रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, काफ़ी लंबा, काफ़ी डिबेटेबल डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। तो आइंस्टाइन की काफ़ी लंबी डिस्कशन होती है, वो काफ़ी डिस्कस करते हैं विद हिज पेरेंट्स, और आखिरकार उन्हें अपने मनचाही स्कूल में पढ़ने को मिल जाता है। उनके पेरेंट्स मान जाते हैं एक जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड जो कंट्री है उसकी एक स्कूल में, जो क्या था, ये जो स्विट्ज़रलैंड था, उनके अकॉर्डिंग इट वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक। आइंस्टाइन वो हाईली गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में, और उनका एक खास ही इंटरेस्ट था फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट था, और ही वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। तो जब वो अपनी स्कूल कंप्लीट कर लेता है पूरी, तो वो ये डिसाइड करता है कि स्कूल तो हो गया, मैं यूनिवर्सिटी कहाँ से करूँगा? ज्यूरिक से। तो पहले वो हाई स्कूल कहाँ से करते हैं? म्यूनिक से। म्यूनिक उन्हें अच्छा नहीं लगता, वहाँ पर बहुत रेजिमेंटेशन होते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? उन्हें एक जर्मन स्पीकिंग जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड के स्कूल में जाना था। तो उनके पेरेंट्स से काफ़ी प्रोलॉन्ग डिस्कशन हो जाता है, फिर वो मान जाते हैं, फिर वो ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉल्रस मुस्टैच। तो केवल साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन का इंटरेस्ट था, है ना। विद द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैच। तो उनकी जो मुस्टैच आपको दिख रही है, इट इज़ नोन एज, दिस काइंड ऑफ मुस्टैच इज नोन एज वॉलरस मुस्टैच। He also felt an special interest in a fellow student, Mileva Marik, whom he found to be a clever creature. तो उनके साथ उनकी एक फेलो स्टूडेंट भी थी, साथ पढ़ने वाली एक स्टूडेंट भी थी, जिनका नाम था मिलेवा मारिक। और आइंस्टाइन को लगता था कि उन्हें ऐसा पता चला, कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि ये क्या है, एक क्लेवर क्रीचर है मिलेवा मारिक। क्लेवर क्रीचर मतलब शी इज़ इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री। यंग सर्ब, यहाँ पे बात किसकी करी गई है? यंग सर्ब मिलेवा मारिक की गई है, कि मिलेवा मारिक वो यंग सर्ब है जो स्विट्ज़रलैंड की इस यूनिवर्सिटी में आई थी, क्योंकि यही ज्यूरिख की कुछ यूनिवर्सिटी में से एक थी जो वुमेन को डिग्री देती थी। पहले के टाइम पे इतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती थी जहाँ पे वुमेन को डिग्री मिल सके। तो ये स्विट्ज़रलैंड की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, जो कुछ यूनिवर्सिटी जो वुमेन को डिग्री देती है, उनमें से एक थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन। तो आइंस्टाइन उनमें एक एली, अपनी एक साथी टाइप ढूंढता है, एक फ्रेंड टाइप ढूंढता है अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। फिलिस्टीन एक वर्ड है विच इज़ यूज टू डिसअप्रूविंग टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक। दूस पीपल, और जो फिलिस्टीन थे वो उनके परिवार में भी थे, उनके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी में भी थे, जिनसे उनकी हमेशा से लड़ाइयाँ होती रहती थी। वो हमेशा, मतलब उनका इतना अच्छा रिलेशन नहीं था विद द फिलिस्टीन, वो इतना अच्छा नहीं समझते थे फिलिस्तीन लोगों को। The couple fell in love, letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness। तो अभी भी उनके जो लेटर्स हैं वो अभी भी सर्वाइव करते हैं, और उनमें, उन लेटर्स में अगर हम उन्हें पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने अपने अफेक्शंस को वर्ड्स में लिखा है। मिक्सिंग द साइंस विद टेंडरनेस विद सॉफ्टनेस विद अफेक्शन, यानी साइंस प्लस देयर अफेक्शन टूवर्ड्स ईच अदर, वो उन्होंने उन लेटर्स में लिखा है। रॉट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। आइंस्टाइन लिखता है कि कितने हैप्पी और प्राउड मैं हूँगा, मतलब कितना खुश और प्राउड मैं हूँगा जब हम दोनों हमारा काम किस पे कर लेंगे? रिलेटिविटी, उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी ना, उस पर हम अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, और हमें एक विक्टोरियस कंक्लूजन मिलेगा, एक अच्छा जीता हुआ कंक्लूजन मिलेगा।
1900 में एट द एज ऑफ 21, तो ये ईयर इंपॉर्टेंट है, 1900 में 21 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन वो एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए थे, यानी उन्होंने पहले स्कूल में थे, अब उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली यूनिवर्सिटी से ज़ूरिक की, बट वो ग्रेजुएशन के बाद भी वो अनएम्प्लॉयड थे। 1900 में 21 साल की उम्र में वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट, वो टीचिंग असिस्टेंट का काम करते हैं, है ना, टीचिंग वीचिंग का काम करते हैं वो। एंड ही गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर अ जॉब इन 1902। तो वो पहले तो टीचिंग असिस्टेंट का काम करते हैं, बच्चों को प्राइवेट लेसन्स देते हैं, बट फाइनली वो 1902 में एक जॉब सिक्योर कर लेते हैं एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में इन द पेटेंट ऑफिस इन बोर्न के पेटेंट ऑफिस में। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट। तो वहाँ पे उनकी जो जॉब थी टेक्निकल एक्सपर्ट की, तो वहाँ पे उन्हें दूसरे लोगों का काम, दूसरे लोगों के इन्वेंशन को असेस करना पड़ता था, है ना। ही वॉज सपोज टू असेस अदर पीपल्स इन्वेंशन, बट वहाँ पर आइंस्टाइन चुपचाप अपने ही आइडियाज़ को क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव अ जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो वो जोकिंगली अपने डेस्क ड्रॉअर को, जो उनका काम पे जो उनका जो डेस्क ड्रॉअर था, उसे वो क्या कहते थे, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो 1905 के जितने भी स्पेशल पेपर्स हैं उनमें से एक है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट और फिक्स। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन, जो टाइम और डिस्टेंस है वो दोनों ही चीज़ें क्या नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, फिक्स नहीं है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू to show the same time if they come together again after a journey if one of them have been moving very fast relative to the other। तो क्या बोला है कि अगर दो परफेक्टली एक्यूरेट घड़ी है वो आपको सेम टाइम शो नहीं करेगी, अगर आप दोनों को एक ही जैसी जर्नी पर भेजो, एक कुछ ज़्यादा तेज़, दोनों सेम टाइम शो नहीं करेगी, एक अगर थोड़े फास्ट चल रही होगी तो दूसरी आपको थोड़ा कम फास्ट दिखेगी, यानी स्लो दिखेगी ना, ठीक है। तो एक फास्ट होगी, दूसरी स्लो होगी। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो इसी कंसेप्ट से आइंस्टाइन का वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला आया विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी इज इक्वल टू mc², जहाँ E एनर्जी के लिए है, m मास के लिए है, c फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling। तो जब आइंस्टाइन फिज़िक्स की सबसे मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, उनकी जो मैरिड लाइफ थी, वो काफ़ी अनरेवलिंग थी, यानी बहुत ही फेलियर की टुवर्ड जा रही थी। इट वॉज स्टार्टिंग टू फेल, अच्छी नहीं चल रही थी। एल्बर्ट had wanted to marry मिलेवा right after finishing his study। तो एल्बर्ट अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते ही मिलेवा मारिक से मैरिज करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ इसके खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years older than his son। तो उन्हें लगता था कि जो मिलेवा मारिक है, जो उनके बेटे से 3 साल बड़ी है, 3 years यंगर है, शी वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। उन्हें लगता था कि वो उनके बेटे के लिए बहुत बड़ी है, बिकॉज शी वॉज 3 years older than her son। She was also bordered by Mileva intelligence, मिलेवाज इंटेलिजेंस। वो मिलेवा के इंटेलिजेंस से भी उन्हें परेशानी थी, दिक्कत थी कि ये इतनी इंटेलिजेंट है। वो कहते थे कि दो शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, कि वो तुम्हारी तरह ये किताब है, जितने तुम इंटेलिजेंट हो उतनी ही वैसे ही वो भी इंटेलिजेंट है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, तो इस वजह से आइंस्टाइन उस समय शादी नहीं करता बिकॉज ऑफ हर मदर एंड अदर थिंग्स, बट फाइनली उनकी शादी हो जाती है इन जनवरी 1903, मतलब जब वो एम्प्लॉयड थे दैट टाइम, एंड हैड 2 sons, उनके 2 बेटे थे। लेकिन कुछ ही सालों बाद उनकी शादी फेल हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। मिलेवा शी वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ। तो मिलेवा शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, शी वॉन्टेड टू डू समथिंग इन हर लाइफ, वो कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। उसकी भी अपने जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी एंड अदर थिंग्स, ऐसे मिलेवा के भी अपने ड्रीम्स थे, लेकिन वो उन्हें पूरा नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनकी शादी हो गई थी, वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन के रह गई थी। तो इस वजह से उनके और आइंस्टाइन के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी। और आफ्टर
ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, ये जो कपल था इनका फाइनली कब डाइवोर्स हो जाता है, 1919 में हो जाता है, और आइंस्टाइन फिर अपनी कज़न एल्सा से उसी साल 1919 में ही शादी कर लेते हैं। आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, और यहीं से इनका एक नया पर्सनल चैप्टर शुरू होता है, एक नई उनका जो राइज है वो भी शुरू होता है टू द वर्ल्ड फेम। 1915 में वो एक पब्लिश करते हैं अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसमें हमें ग्रेविटी का नया इंटरप्रिटेशन, नया पहलू, नया एस्पेक्ट देखने को मिलता है। एन एक्लिप ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूव दैट इट वाज एक्यूरेट, और एक एक्लिप होता है, सूर्य ग्रहण होता है सन का 1990 में। थ्योरी तो 1950 में आई थी, बट 1919 में एक एक्लिप होता है जो इस थ्योरी को, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रूव कर देता है कि हाँ ये थ्योरी सही है। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun gravitational field। तो आइंस्टाइन ने शुरू में ही, एडवांस में ही ये चीज़ पहले ही कैलकुलेट कर दी थी। क्या कि किस एक्सटेंट से लाइट फिक्स स्टार से डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। आइंस्टाइन ने ये चीज़ एडवांस में ही कैलकुलेट कर दी थी, इन एडवांस ही कैलकुलेटेड दिस थिंग, कि किस रफ्तार से, किस स्पीड से जो लाइट है फिक्स स्टार से वो डिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, मतलब डायरेक्शन चेंज करेगी, क्योंकि वो किसी चीज़ पे हिट करेगी। जब हम किसी चीज़ पे हिट करते हैं तो बिकॉज ऑफ हिटिंग टू समथिंग वी चेंज आवर डायरेक्शन, तो उसी टाइप का कंसेप्ट है ये, फिजिक्स वगैरह का कंसेप्ट है। ये फिक्स स्टार से जो लाइट आ रही है वो कितने एक्सटेंट तक डिफ्लेक्ट करेगी सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो न्यूज़पेपर इसे क्या बोलते हैं, साइंटिफिक रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ भी मिलता है फिजिक्स के लिए 1921 में। He was showered with honors and invitation from all over the world and lauded by the press। तो उन्हें सब सम्मान दे रहे थे, सब इनवाइट कर रहे थे, पूरी दुनिया से उनको इनविटेशंस आ रहे थे। एंड ही वाज आल्सो लॉडेड यानी प्रेज्ड बाय द प्रेस, यानी मीडिया पे उनकी बहुत तारीफ कर रही थी। व्हेन द नाजी केम टू पावर इन जर्मनी 1933, जब 1933 में नाजी पावर में आने लगते हैं, हिटलर का राइज होने लगता है जर्मनी में, तो आइंस्टाइन ही इमिग्रेटेड टू द यूएस। तो आइंस्टाइन कहाँ चले जाता है, जर्मनी में जब नाजीवादी का राज आ रहा था तो आइंस्टाइन यूएस चले जाते हैं। 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रॉर। क्या बोला है कि 5 साल बाद बर्लिन में न्यूक्लियर फ्यूजन की डिस्कवरी होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी न्यूक्लियर बम्स वगैरह की डिस्कवरी होती है बर्लिन यानी जर्मनी में। तो इस वजह से जो हमारे अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, यानी फिजिक्स वाले जो लोग थे, वो काफ़ी अपसेट थे कि अरे यार जर्मनी ने न्यूक्लियर बम बना लिए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फेसिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड। तो काफ़ी सारे लोग वहाँ से डर के मारे भाग भी गए थे, है ना, जैसे आइंस्टाइन, मतलब काफ़ी लोग चले भी गए थे ऐसे जैसे आइंस्टाइन गए थे। एंड नाउ दे हैड अफ्रेड द नाजी क्विड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। अब लोग डर रहे थे कि कहीं नाजी ने बना तो लिया, कहीं ये यूज़ ना कर दे उस एटॉमिक बम को। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग आइंस्टाइन रॉट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो बिकॉज ऑफ अर्जिंग ऑफ अ कलीग, एक कलीग के अर्जिंग, एक कलीग के फोर्स की वजह से, मतलब एक कलीग थोड़ा उन्हें कह रहा था कि उसके प्रेशराइजेशन की वजह से, प्रेशर की वजह से आइंस्टाइन एक लेटर लिखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को, और वो अगस्त में एक वार्निंग देते हैं उन्हें कि सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, जो न्यूक्लियर फिजन बना है ना बर्लिन में, इसका एक सिंगल बम इफ़ यू एक्सप्लोडेड इन अ पॉट, अगर आप एक पॉट में इसे एक्सप्लोड करोगे, फोड़ोगे, तो इट माइट वेल डिस्ट्रॉय द होल पॉट। तो हो सकता है पूरा पॉट डिस्ट्रॉय कर दे और साथ साथ उसकी सराउंडिंग का जो टेरिटरी है, एरिया, वो भी डिस्ट्रॉय कर दे, है ना। एंड माइट वेली डिस्ट्रॉय द होल पॉट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। हिज वर्ड डिडंट फेल टू हैव एन इफेक्ट। उनके वर्ड्स का एक इफेक्ट था।
अमेरिकन डेवलप द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अमेरिकन ने भी सीक्रेट प्रोजेक्ट में चुपचाप एक एटॉमिक बम बना लिया था, और वो आपको पता हो तो अमेरिका ने ड्रॉप भी करा था ये बम जापानीज सिटी हिरोशिमा नागासाकी पर 1945 में, अगस्त 1945 में, और इसी से फिर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है वो ख़त्म हो जाती है। Einstein he was deeply shaken by the extent Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction। तो आइंस्टाइन पूरे हिल गए थे कि अरे कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, कितना डिस्ट्रॉयमेंट हुआ है। दिस टाइम ही रॉट अ पब्लिक मिसिव टू यूनाइटेड नेशन। अब वो वापस एक लेटर लिखता है, पब्लिक मिसिव यानी पब्लिक लॉन्ग लेटर लिखता है, बड़ा सारा लेटर लिखता है वो। पहले वो यूनाइटेड नेशन, पहले उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को लिखा था, अब वो यूएन को लिखते हैं। पहले यूएस को लिखा था, अब यूएन को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, पूरी दुनिया की एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर पूरी दुनिया की एक गवर्नमेंट होगी तो अलग अलग देश आपस में लड़ नहीं पाएंगे, कि पूरा देश फिर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अनलाइक द लेटर ऑफ रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। रूजवेल्ट वाला जो लेटर था उसका काफ़ी ग्रेट इम्पैक्ट था लोगों पे, बट इस लेटर का इतना कोई इम्पैक्ट नहीं था। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले 10 सालों में आइंस्टाइन गॉट इवन मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टाइन और इन्वॉल्व हो गए पॉलिटिक्स में, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपिंग फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और उन्होंने कहा कि ये जो आर्म्स बिल्डअप है, ये जो हथियार वगैरह आप बना रहे हो, एम्यूनेशंस बिल्डअप है, वेपन्स बिल्डअप है, इनमें वो एजिटेट करते हैं, इसको वो डिस्करेज करते हैं। एंड ही वॉज यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपिंग फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। वो शांति के लिए, डेमोक्रेसी के लिए कैंपिंग करता है, अभियान चलाता है कि शांति शांति शांति। व्हेन आइंस्टाइन डायड इन 1955 में आइंस्टाइन की डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 76। उन्हें एज अ विजनरी एंड अ वर्ल्ड सिटीजन के तौर से सेलिब्रेट करना जाता है। एंड ही वॉज रियली अ जीनियस साइंटिस्ट, ही वॉज अ साइंटिफिक जीनियस, यू कैन से जीनियस साइंटिस्ट ही वॉज।